एक होटल का बड़ा सा कमरा, आईने के सामने शादी के सुर्ख लाल रंग के जोड़े में बैठी एक लड़की, दूध जैसा सफेद रंग, सुर्ख गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, नीली आंखें, लेकिन वो रोने की वजह से सुर्ख हो रखी थी। हाथों में लाल रंग का चूड़ा। ये है रिद्धिमा ठाकुर, उम्र बस 19 साल, आंखों में ढेर सारे सपने और होठों पर ढेर सारी शिकायतें। शिकायतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिससे वो इन्हें कह सके। ऐसा नहीं है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, भरा पूरा परिवार है। उसका माँ, पापा, छोटा भाई और एक बड़ी बहन। उससे ज़्यादा खुशनसीब तो उसकी बहन सिद्धि ही है। कम से कम उसकी शादी तो उस इंसान से हुई थी जिसे वो प्यार करती थी, लेकिन वो तो अपने प्यार के बारे में किसी को बता भी नहीं पाई। आज उसकी शादी है। शादी वो भी इतनी सी उम्र में। इतनी जल्दी क्या थी माँ पापा को मेरी शादी की, वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं, बस एक नाम के अलावा। अबीर कपूर। हाँ, यही है वो इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है। कुछ ही घंटों बाद वो ठाकुर से कपूर बन जाएगी, बदल जाएगा उसका सरनेम, उसकी किस्मत और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी भी। नफ़रत, हाँ नफ़रत, बस एक ही यही फीलिंग है मेरे दिल में तुम्हारे लिए मिस्टर अबीर कपूर। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, वो भी इतनी ज़्यादा जितनी शायद किसी ने किसी से ना की हो। ज़िंदगी में हमेशा मैंने वो सब कुछ पाया जो मैंने चाहा, लेकिन तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं किसी और से, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आज अपने प्यार से भी दूर हो गई। नफ़रत करती हूँ मैं मिस्टर कबीर कपूर तुमसे। तैयार हो जाओ, बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का। अब तुम देखते जाओ कि यह शादी तुम्हारी बर्बादी कैसे बनती है। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली ना तुमने, अब मेरी बारी है तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दे दी ना, तो मेरा नाम भी रिद्धिमा ठाकुर नहीं। तभी उसकी बहन दरवाजे से अंदर आती है। सिद्धि, तू रो रही है क्यों? देख रिद्धि, तू अभी भी वक्त है। जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तू इस शादी से खुश नहीं है। अगर तेरे दिल में कोई बात है तो वह मुझे तो बता सकती है। अगर तू यह शादी नहीं करना चाहती तो मना कर दे, जाकर मम्मी पापा को समझा दूंगी, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना सही नहीं है, ना तेरे लिए और ना ही अबीर के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बिना, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से मिले शादी के लिए हाँ कर कैसे दी। तुम दोनों बस एक दूसरे के नाम जानने के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। सिद्धि अपने आंसू पोंछकर, अरे मेरी प्यारी दी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो क्या मैं आज तक का वेट करती? मैं मम्मी पापा को कब का कह देती। और मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि वह दोनों मुझसे इस शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं। टेंशन करते इसे, आप मेरी टेंशन छोड़िए और लीजिए। फिर हंसकर पीछे से अपनी बहन के गले लगकर, अभी तक मैं उनसे ठीक से मिली भी नहीं हूँ। कहाँ वो कहीं किसी और के पीछे तो नहीं है? ध्यान रखिए उनका। उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, सब समझती हूँ मैं हूँ, मेरे ध्यान भटकाने के लिए कह रही है ना। यह सब चल, मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? रिद्धि, बात तो कुछ नहीं है, बस आप सबको छोड़कर जाने का ख्याल मन में आया तो आंखों में आंसू खुद ब खुद आ गए। मैं सिद्धि, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक महिला अंदर आती है और वह कहती है, चलो बेटा, जयमाला का वक्त हो गया। और वह उसे लेकर जाने लगती है। सिद्धि, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाने मुझे क्यों शादी में कुछ अजीब लग रहा है। ममता, रिद्धि की माँ। सिद्धि, चुप हो जाओ, ये वक्त अब इन सब बातों का नहीं है। सिद्धि, लेकिन माँ आप एक बार तो सोचो कि इतने अमीर परिवार के लड़के ने बिना लड़की को देखे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। यहाँ तक कि उसने शादी से पहले मिलने से भी मना कर दिया और सगाई का भी कोई प्रोग्राम नहीं रखा, और सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है कि मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। ममता, सिद्धि, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी बहन की तुम्हें बहुत चिंता है, लेकिन हम भी उसके माँ बाप हैं। वह हमारी सगी बेटी है, कोई सौतेली नहीं, जो हम बिना सोचे समझे उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से कर देंगे जो उसके लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा कबीर को बहुत अच्छे से जानते हैं और वह एक बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है, इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और रिद्धि को नीचे लेकर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। रिद्धि, मम्मा ये लहंगा बहुत भारी है, आपको क्या ज़रूरत है इतना भारी लहंगा लेने की? और ऊपर से यह ज्वेलरी, मुझसे इन सब का बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा है।
आप जानते हो ना कि मुझे यह सब पसंद नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोर्ट मैरिज कर दो। हाँ, लेकिन आपको भी तो अपनी पूरी शान शौकत दिखानी थी, और वो लड़का वैसे तो उसे कोई रस्म नहीं भर करनी थी, फिर शादी ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये अमीर लोगों के चोचले ये लोग ही जाने। शादी अगर कोर्ट में कर लेते तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती। उस लड़के की तो सारी गलत बातें आपने मान ली, लेकिन क्या मेरी एक बात भी नहीं मान सकते थे आप लोग? ममता को ही समझाओ। इस लड़की को पागल हो गई है यह, और ये वह लड़का लगा रखा है। अबीर नाम है उसका, वह तेरा होने वाला पति है। तो जरा इज्जत से बात करो उसके बारे में। कोई और लड़की होती तो खुशी से पागल हो जा रही होती कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। शहर के सबसे अमीर परिवार में उसकी शादी हो गई, लेकिन यह एक जिससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतने बड़े घर में तेरी शादी हो रही है तो लहंगा तो तेरा भारी ही होगा। फिर कुछ हमारी भी तो रेपुटेशन है इस समाज में। चल अब जल्दी, और हाँ संभल कर चलना सिद्धि। इसे लेकर जल्दी नीचे चल, इससे पहले कि ये लड़की मुझे पागल कर दे। अपनी बातों से रिद्धि अपनी माँ और अपनी बहन के साथ नीचे आती है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। सब उसे इस तरह मुंह फाड़े देख रहे थे जैसे आज से पहले कोई सुंदर लड़की देखी ही ना हो। लेकिन उससे तो कोई नजर ही ना था आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर लंबा घूंघट जो डला हुआ था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है। रिद्धि अपने मन में ही खुद से बोलती है, हे भगवान, आज प्लीज मेरी इज्जत सबके सामने रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भारी भरकम लहंगे में उलझकर गिर जाऊं और सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा बन जाए। फिर वह स्टेज पर चढ़ जाती है। फिर जयमाला का रस्म भी हो जाती है। रिद्धि ने यहाँ तक कि अभी तक अपने होने वाले पति का चेहरा भी नहीं देखा था। वह अगर उसके बारे में कुछ जानती थी तो वो था बस उसका नाम। धीरे धीरे करके शादी की सभी रस्में निभाई जा रही थी। पहले उनके फेरे हुए, फिर 7 वचन जो दोनों के लिए, जबकि रिद्धि ने अपने मन में कहा कि वह इन वचनों को कभी नहीं मानेगी। फिर अबीर ने सिंदूर से उसकी मांग भरी और फिर उसे एक प्यारा सा डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर वह मन ही मन बोली, यह मंगलसूत्र नहीं बल्कि मेरे लिए एक फांसी का फंदा है। कितनी घुटन हो रही है मुझे यहाँ, ना जाने कब यह सारी रस्में खत्म होंगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज मेरी बर्बादी का दिन बन गया। उसका दिल बार बार रोए जा रहा था और आंसू आंखों से बह जा रहे थे। फिर विदाई का वक्त भी आ गया। रिद्धि के पापा ने उसे गले से लगाया और गले से लगाकर बहुत जोर से रो पड़े। रिद्धि बहुत देर से खुद को कंट्रोल किए बैठी थी, लेकिन अपने पापा को इस तरह रोता देखकर वह भी जोर से रो पड़ी। फिर वह अपनी माँ के गले लगी और फिर अपनी बहन से मिली। वह जोर जोर से रोई जा रही थी। कुछ तो अपने माँ बाप को छोड़ने का गम था और कुछ अपने प्यार को ना पा सकने का। वह आज एक रिश्ते में बंध गई थी जिसे वह मानती ही नहीं थी। यह शादी सिर्फ और सिर्फ उसने अपने माँ बाप के लिए की थी, क्योंकि वह उन्हें सड़क पर नहीं देखना चाहती थी। फिर उसके पिता उसका हाथ कबीर के हाथ में देते हुए कबीर से बोले, अबीर बेटे, मेरी मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अभी वो नादान है, ना समझ है। अगर वह कभी कोई गलती करे तो उसे डांटना मत, बल्कि प्यार से समझाना। वह बहुत ही सेंसिटिव है, प्लीज उसका ध्यान रखना। अबीर सीरियस टोन में, सर प्लीज आप उसकी टेंशन में उसका पूरा ध्यान रखूंगा। रिद्धि के पापा, यह तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसका पूरा ध्यान रखोगे, लेकिन क्या करूं, हूं तो एक बेटे का बाप ही ना, और मैं रिद्धि का पापा हूं तो तुम्हारा भी तो पापा हुआ, इसलिए मुझे शर नहीं पापा कहो। अभी जो पापा, यह कहकर उसने झुक कर रिद्धि के पापा के पैर छुए। आज पहली बार रिद्धि ने अबीर की आवाज़ सुनी थी। वो अपने मन में इतनी सख्त आवाज़ किसकी होती है, और उसने पापा से कितनी कड़क आवाज़ में बात की। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहा हो, मुझे अपना घर छोड़कर आज हमेशा के लिए किसी और के घर जाना है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि जिसने यह रिवाज बनाया है, अगर वो एक बार मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। फिर मेरी माँ ने आकर मेरा मुंह घूंघट से ढक दिया। मेरे पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और फिर मेरे बराबर में आकर मेरे सो कॉल्ड पतिदेव बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जिसे ही गाड़ी चली, मेरा मन और तेज रोने का कर रहा था, तो मेरी आवाज़ किसी को ना सुनाई दे, इसलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। अपने मन में, आई हेट यू मिस्टर अबीर कपूर, तुमने मेरे पापा को तो बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। कड़क आवाज़ में, इतना ज़्यादा रोने की क्या ज़रूरत है? तुम तो ऐसे रो रही हो जो अपना घर नहीं बल्कि इंडिया ही छोड़कर जा रही हो। अबीर की आवाज़ कानों में पड़ते ही मैंने गुस्से से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, तुम्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर किसी अजनबी के घर में जाकर रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता। खाली पीली भाषण सुनना बहुत आसान होता है अबीर। अपनी एक भौं को ऊपर उठाकर, अजनबी। तभी ड्राइवर बोला, अरे वाह भाभी जी, बोलती भी हैं, मुझे तो लगा था कि यह गूंगी है।
अपने बारे में ऐसा सुनकर रिद्धि को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, ड्राइवर होना तो चुपचाप गाड़ी चलाओ। तब उसने गाड़ी रोकी और अपना सिर पीछे करके बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, सॉरी भाभी जी, मैं आपके पति का कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं हूँ कुणाल। कुणाल आपका इकलौता देवर, यानी कि आपके पति का इकलौता छोटा भाई। अभी आप हमारी फैमिली में से किसी को नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे सब जान जाएंगी। लेकिन इस सब में आपकी भी कोई गलती नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। अपनी कड़क आवाज में बोला कुणाल, चुपचाप गाड़ी चलाओ, और हाँ, सड़क पर ही खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है मेरा। उसकी आवाज़ सुनते ही रिद्धि के मन में एक ही शब्द आया, खड़ूस। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और अपने मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी और चुपचाप सिर झुका कर बैठी रही। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी।